हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट एग्ज़ाम ओनली में। आज की क्लास में हम सी टेट में ईवीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 24 को करेंगे। इससे पहले मैंने आपको 23 प्रैक्टिस सेट करा दिए हैं। अगर आपने हमारी क्लास नहीं देखी है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट एग्ज़ाम ओनली पर जाकर वहाँ सभी क्लासेस की मैंने प्लेलिस्ट बना दी है। आप प्लेलिस्ट के माध्यम से सभी क्लासेस को देख सकते हैं। और इस क्लास की खास बात यह है कि मैं इसमें आपको 2019 से 2024 तक के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को करा रही हूँ और इस क्लास के माध्यम से आपके 30 नंबर पक्के हो जाएंगे। तो शुरू करते हैं अपनी क्लास बिना देरी किए हुए। तो पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है नई दिल्ली हावड़ा राजधानी एक्सप्रेस 25 नवंबर 2022 को 16:50 पर नई दिल्ली स्टेशन से चलती है और 26 नवंबर 2022 को 12:05 पर हावड़ा पहुंचती है। यदि रेलगाड़ी की औसत चाल 80 किलोमीटर प्रति घंटा है तो नई दिल्ली और हावड़ा के बीच की दूरी क्या होगी? तो इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं और पूछे भी जाते हैं। ठीक है, आंसर बताइए इसका कि नई दिल्ली से कोई ट्रेन चली है हावड़ा के लिए, वो 25 नवंबर से, किससे 25 नवंबर से चली है, कितने बजे चली है? 16:50 पे। ठीक है, 16:50 पे, यानी कि ये हो जाएगा 4:50 पर, यानी कि शाम के 4 बजे। ठीक है, और उसके बाद ये नई दिल्ली स्टेशन पर चलती है, और इसके बाद यह नई दिल्ली स्टेशन से चलती है और 26 नवंबर को, कब? 26 नवंबर को ये 26 नवंबर 2022 को ये 12:05 पे पहुंच जाती है हावड़ा। इसकी औसत दूरी कितनी है? 80 किलोमीटर है। तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। पहले हम समय निकाल लेते हैं। समय क्या दिया है? पहले हम समय को निकाल लेते हैं। इसमें समय को निकाल लेते हैं, उसके बाद हम चाल बराबर दूरी बटे समय का फॉर्मूला लगाकर इसको सॉल्व करेंगे। तो समय क्या दिया? ठीक है, गाड़ी जो चली है वो 25 नवंबर को चली है। कब चली है? 25 नवंबर को चली है। और कितने बजे चली है? तो 16:50 पे चली, यानी कि 4:50 PM पे चली, यानी कि शाम के 4 बजे, शाम के 4:50 पर चली है। ठीक है, और कब पहुंची है? तो 26 नवंबर को ये पहुंची है। कब पहुंची है? 26 नवंबर को पहुंची है। कितने बजे? तो 12:05 पे। कब पहुंची है? 12:05 पे। ठीक है, तो इसमें टोटल समय क्या हो जाएगा? टोटल समय हम निकाल लेते हैं। तो टोटल समय क्या होगा? 19 घंटे। टोटल समय क्या होगा? 19 घंटे 15 मिनट। कितना होगा? 19 घंटे 15 मिनट। तो ये हमारा समय हो जाएगा। उसके बाद हम फॉर्मूला लगाते हैं। फॉर्मूला क्या होता है? चाल बराबर दूरी बटे समय। ठीक है, ये फॉर्मूला लगाना है। तो दिया है टी बराबर, दिया है टाइम, क्या दिया है? टाइम हमारा है 19 घंटे 15 मिनट। क्या है? 19 घंटे 15 मिनट। ठीक है, यानी कि 19.25 घंटे। ठीक है, ये हो गया समय। और क्वेश्चन में क्या दे रखी है? तो चाल दे रखी है 80 किलोमीटर। चाल क्या दे रखी है? 80 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम। ठीक है, तो हमें निकालना है दूरी। क्या निकालना है? दूरी निकालना है। तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा? चाल गुणा समय। तो हमारी चाल क्या है? 80 गुणा समय क्या है? 19.25 घंटा। ठीक है, हमें निकालना है किलोमीटर प्रति घंटा में। तो आंसर क्या आ जाएगा? इसको सॉल्व करने पर इसका आंसर आ जाएगा 1540 किलोमीटर। क्या आ जाएगा? दूरी कितनी आएगी? 1540 किलोमीटर। ठीक है, तो अपने क्वेश्चन को देखते हैं। ये हमारा क्वेश्चन हो गया। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। तो क्वेश्चन में पूछा गया था कि नई दिल्ली और हावड़ा के बीच की दूरी क्या है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 1 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी।
1540 किलोमीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 है, कल्पना कीजिए कि आप एक उद्यान पार्क में हैं और भूकंप आ गया है, आप सुरक्षा की कौन सी युक्तियों को अपनाएंगे? तो क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए है इमारतों से दूर खुले स्थान में रहेंगे। ऑप्शन बी है निकटतम इमारत में भाग जाएंगे। ऑप्शन सी है निकटतम वृक्ष के नीचे खड़े हो जाएंगे। और ऑप्शन डी है पार्क से निकलकर भागते हुए निकटतम सड़क पर जाएंगे। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इमारतों से दूर खुले स्थान पर जाएंगे। ठीक है, जबकि ऑप्शन हमारे बी सी डी गलत हो जाएंगे, जबकि हमारे ऑप्शन बी सी डी गलत हो जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कला के कौन से रूप में प्राकृतिक रंगों जैसे नील, हल्दी से मिश्रित पौधों के वर्षों एवं पौधों के पुष्पों एवं पेड़ों की छाल से मिश्रित चावल के रंगीन पेस्ट से बनी चित्रकला पेंटिंग बनाना निहित है? मैंने इस क्वेश्चन को आपको पिछली क्लास में भी पढ़ाया है। तो वह पेंटिंग, वह कलाकृति किस किस राज्य में बनाई जाती है और किस नाम से जानी जाती है? ऑप्शन ए है मधुबनी, ऑप्शन बी है बरली, ऑप्शन सी है कलमकारी और ऑप्शन डी है फुलवारी। तो क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर ए, मधुबनी। मधुबनी कहाँ बनाती है पेंटिंग? ये बिहार में बनाई जाती है, बिहार में बनाई जाती है। और इसमें नील, इस पेंटिंग को बनाने के लिए, ठीक है, इस पेंटिंग को बनाने के लिए इसमें प्राकृतिक रंगों जैसे नील है, हल्दी का मिश्रण है, पुष्पों के वर्णों है और पेड़ों की छाल के माध्यम से चावल के घोल में मिलाकर ये कलाकृति की जाती है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 है, ऐसे खाद्य पदार्थों के एक समुच्चय का चयन कीजिए जिन्हें पौधों के समान भाग से प्राप्त किया जा सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर क्या होगा? आंसर बताइए। ऑप्शन ए है सेब, गन्ना, अदरक, गाजर। ऑप्शन बी है हरी मटर, चना, जीरा, गेहूं। ऑप्शन सी है पालक, जीरा, आलू, गोभी पत्ता। और ऑप्शन नंबर डी है सेब, टमाटर, अदरक, खुबानी। तो क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर क्या होगा? आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हरी मटर, जीरा, चना और गेहूं को एक समान पौधे के भाग के रूप में प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 है, नीचे घटनाक्रम का दिया गया है, नीचे घटनाओं का क्रम दिया गया है जिससे नदी के जल में अत्यधिक प्रदूषण हो गया है, सही क्रम ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर क्या होगा? आंसर बताइए। ऑप्शन ए है नदी के जल की गंध, अम्लता और रंग प्रभावित होते हैं। ऑप्शन बी है जल में जलीय जीवन जीवित नहीं रह सकता। ऑप्शन सी है सभी व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए नदी मृत हो गई है। और ऑप्शन नंबर डी है जल में हानिकारक रसायन अधिकता में छोड़े गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर क्या होगा? आंसर बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्या होगा करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर 3। पहले नंबर पे क्या आएगा? पहले नंबर पे आएगा जल में हानिकारक रसायन अधिकता में छोड़े गए हैं, नदी से जल की गंध, अम्लता और रंग को प्रभावित होते हैं। थर्ड ऑप्शन क्या है? थर्ड ऑप्शन है जल में जलीय जीवन जीवित नहीं रह सकता। थर्ड ऑप्शन ये हो जाएगा। और फोर्थ नंबर पे आएगा ऑप्शन नंबर सी, सभी व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए नदी मृत हो गई है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन से पौधों का प्रबंधन बीजों द्वारा होता है? तो क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर बताइए कि निम्नलिखित में से कौन से पौधों का प्रबंधन बीजों के माध्यम से होता है? ऑप्शन ए है गन्ना, आलू, पत्ता गोभी। ऑप्शन बी है चावल, गेहूं और ओट्स। ओट्स को क्या कहते हैं? ओट्स होते हैं जौ। क्या होती है? जौ। थर्ड ऑप्शन है आलू, गुलाब, गन्ना। और ऑप्शन नंबर डी है गेहूं, गन्ना, चावल। तो क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर क्या होगा? आंसर बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चावल, गेहूं और ओट्स। क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? ए की दो बहनें कौन कौन है? बी और सी हैं। डी ए का पति है। बी और सी की पुत्रियों का डी से क्या संबंध है? तो ये क्वेश्चन आपका क्या है? ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। इसका आंसर बताइए क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। किस प्रकार से सॉल्व करेंगे? क्वेश्चन में दिया गया है कि ए की दो बहनें हैं। ए की कौन है? दो बहनें हैं, बी और सी। कौन है? बी और सी कौन है? ये इसकी बहनें हैं, तो इसको माइनस कर देते हैं। ठीक है। डी का पति, डी ए का पति है, तो ए का पति कौन है? ए का पति है डी। कौन है? ए का पति हो जाएगा डी। ठीक है। क्वेश्चन में क्या दिया है? बी और सी की पुत्रियों का डी से संबंध क्या होगा? तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ पर दिया ए की दो बहनें हैं। क्वेश्चन में क्या दिया है? ए की दो बहनें हैं और सी। क्वेश्चन में दिया गया है कि बी और सी की दो बहनें हैं। क्वेश्चन में दिया गया है ए की दो बहनें हैं, बी और सी। तो ये हमारी ए कौन हो गई? ये भी बहन हो गई। इसका पति कौन हो गया? इसका पति हो गया डी। तो क्वेश्चन में कहा गया है कि बी और सी की पुत्रियों का डी से संबंध है। तो क्या होगा? चाचा हो सकता है, मौसा हो सकता है, मामा हो सकता है और फूफा हो सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन सा भोजन उस राज्य के लोगों का मुख्य भोजन है जहां पीवी सिंधु संबंध रखती हैं? तो क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो पहले आपको ये पता होना चाहिए कि पीवी सिंधु किस राज्य से संबंधित है। पीवी सिंधु आंध्र प्रदेश से संबंधित है। कहाँ से संबंधित है? आंध्र प्रदेश से संबंधित है। तो यहाँ के मुख्य भोजन क्या क्या है? आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर ए, इडली, चटनी, चावल और सांभर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से किसकी वायु द्वारा प्रकीर्णन होने की संभावना है? क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर क्या होगा? आंसर बताइए। ऑप्शन ए है सूरजमुखी। ऑप्शन नंबर बी है आक यानी कि मदार। ऑप्शन सी है आम और ऑप्शन नंबर डी है जैंथियम। तो क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर क्या होगा? आंसर बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आक मदार। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? क्वेश्चन नंबर 10 है, आप दुकान से गेहूं लेते हो और आपकी माँ उसकी रोटी बनाती है। गेहूं से रोटी बनाने की प्रक्रिया का सही क्रम का चुनाव कीजिए। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर बताइए। ऑप्शन ए है कि पहले पात्र में आटा लेंगे, फिर उसको गूंथेंगे, फिर रोटी को सेकेंगे और गेहूं का आटा बनाएंगे। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी है, सेकंड ऑप्शन है गेहूं का आटा बनाएं। ना, ये छोड़ दो। थर्ड ऑप्शन है आटा गूंथे, गेहूं को पीसें, रोटी बेलें और रोटियां सेकें। तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। गूंथे आटे की लोई बनाएं, रोटी सेकें और रोटियों को बेलें। तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर क्या होगा? आंसर बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, गेहूं का आटा बनाएं। एक पात्र में आटा लें, आटे को गूंथे, उसके बाद उसकी लोइयां बनाएं और उसके बाद रोटी को सेकें। तो ऑप्शन नंबर बी
करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? क्वेश्चन नंबर 11 है, क्वेश्चन नंबर 11 है, उर्वरों की अपेक्षा खेतों में खाद का उपयोग करने की सलाह दी जाती है क्योंकि। क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए है खाद जैव निम्नीकरण है, ऑप्शन बी है खाद एक ऑप्शन बी है खाद से एक प्रबल रासायनिक प्रक्रिया नहीं होती है, ऑप्शन सी है खाद से मृदा में सूक्ष्म रंध्र बनते हैं, और ऑप्शन डी है खाद की बड़ी मात्रा में आवश्यकता होती है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट आंसर क्या होगा? कूट के थ्रू बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। आंसर बताइए क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए बी सी करेक्ट हो जाएंगे। ऑप्शन ए है खाद जैव निम्नीकरण है, ऑप्शन बी है खाद से एक प्रबल रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती है, और ऑप्शन नंबर सी है खाद से मृदा में सूक्ष्म रंध्र बनते हैं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? ये तीनों ऑप्शन जो हैं वो करेक्ट हो जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? क्वेश्चन नंबर 12 है, आप गंगा नदी के किनारे बसे स्थानों का भ्रमण करना चाहते हैं, आप किन स्थानों का समुच्चय का चयन करेंगे? तो इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि गंगा नदी के किनारे पर कौन कौन से राज्य स्थित है। तो ऑप्शन ए है कानपुर, कोलकाता और बनारस, ऑप्शन बी है पटना, हैदराबाद, बनारस, ऑप्शन नंबर सी है भुवनेश्वर, पुरी, दार्जिलिंग, और ऑप्शन नंबर डी है दिल्ली, कोलकाता, प्रयागराज। तो क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट आंसर क्या होगा? आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट आंसर क्या होगा? आंसर बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कोलकाता, कानपुर और बनारस गंगा नदी के किनारे बसे हुए शहर हैं। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? तो क्वेश्चन नंबर 13 का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए है गेहूं एक मूसला जड़ है, ऑप्शन बी है धनिया एक मूसला जड़ है, ऑप्शन सी है गाजर एक रेशेदार जड़ है, और ऑप्शन नंबर डी है बांस एक मूसला जड़ है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का करेक्ट आंसर क्या होगा? आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 13 का करेक्ट आंसर क्या होगा? ये क्वेश्चन हम एक बार और कर चुके हैं प्रीवियस ईयर पेपर में। देखिए आप क्वेश्चन रिपीट है, इस क्वेश्चन को हम एक बार फिर से कर चुके हैं, एक बार और आ चुका है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, धनिया एक मूसला जड़ है। धनिया क्या है? एक मूसला जड़ है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? नंबर 14 है, निम्नलिखित में से कौन सा जीव सांप, सर्प, कछुओं और गिरगिट का निकटतम संबंधी है? क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए है मेढक, ऑप्शन बी है छिपकली, ऑप्शन नंबर सी है चमगादड़, और ऑप्शन नंबर डी है मछली। तो क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट आंसर बताइए कि जीव जो रेंगते हैं, जो क्या करते हैं? रेंगते हैं, ठीक है, जैसे कछुआ है, गिरगिट है, सांप है, तो इनका निकटतम संबंधी कौन है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, छिपकली। क्या होगा? छिपकली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से पेंगुइनों का क्या एक क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से पेंगुइनों का एक क्या अभिलाक्षणिक गुण नहीं है? क्वेश्चन को एक बार फिर से देखते हैं कि निम्नलिखित में से पेंगुइनों का क्या एक अभिलाक्षणिक गुण नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर 15 का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए है उनकी त्वचा मोटी और उनके शरीर में बहुत अधिक वसा होता है, ऑप्शन बी है उनके शरीर धारा रेखीय होते हैं, ऑप्शन सी है वे अपना रंग आसपास के वातावरण के अनुसार बदलते हैं, और ऑप्शन नंबर डी है वे एक साथ और ऑप्शन नंबर डी है वे साथ साथ इकट्ठे होकर रहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 का करेक्ट आंसर क्या होगा कि पेंगुइन के बारे में कौन सा उनका अभिलाक्षणिक गुण नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर 15 का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 15 का करेक्ट आंसर क्या होगा कि उनके गुण कौन कौन से हैं? कि उनकी त्वचा मोटी होती है और उनके शरीर पर बहुत अधिक वसा होता है, तो ये करेक्ट हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन है उनके शरीर धारा रेखीय होते हैं, ये ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। और फोर्थ ऑप्शन है वे साथ साथ इकट्ठे होकर रहते हैं, तो ये ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सा उनका गुण नहीं है,
तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर सी। वे अपना रंग आसपास के वातावरण के अनुसार बदल सकते हैं। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? क्वेश्चन नंबर 16 है, बोलती इमारतें गोलकुंडा किले के विषय में एक वृत्तांत है। यह पाठ विद्यार्थियों को स्मारकों के विस्तृत वर्णन के अलावा डैश से परिचित कराता है। तो किस से परिचित कराता है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए है तकनीकी अभिकल्पना, जल के उपयोग और पूर्व समय की अवधारणा की व्यवस्था। ऑप्शन बी है गोलकुंडा किले के निवासी द्वारा ग्रहण किए जाने वाला भोजन। ऑप्शन सी है युद्ध और शांति के दौरान किलों का सामाजिक और राजनीतिक जीवन। और ऑप्शन नंबर डी है स्थानों की पहचान हेतु मानचित्र को पढ़ना। तो क्वेश्चन नंबर 16 का करेक्ट आंसर क्या होगा? आंसर बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 16 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सी और डी। यानी कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर एक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? क्वेश्चन नंबर 17 है, ये नंबर 17 है, ईवीएस का एक पार्ट खत्म हो जाए तो विषय यात्रा प्रस्तुत करता है, किंतु यह विषय यातायात तक ही सीमित नहीं है, लेकिन इसका एक विस्तृत और अधिक रुचिकर परिपेक्ष निम्नलिखित में से कौन सा इस परिपेक्ष का उदाहरण है? तो क्वेश्चन नंबर 17 का करेक्ट आंसर क्या होगा? आंसर बताइए। ऑप्शन ए है लोग विभिन्न दूरियों तक जाने में विभिन्न प्रकार के वाहनों का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन बी है विभिन्न वाहनों में भिन्न भिन्न प्रकार के ईंधनों का उपयोग होता है। ऑप्शन सी है विद्यार्थियों को हमारे देश के विभिन्न शहरों में और विभिन्न वर्षों में पेट्रोल और डीजल जैसे ईंधनों की दर ज्ञात करनी है। और ऑप्शन नंबर डी है कुछ वाहन ट्रैक पर दौड़ते हैं और कुछ सड़कों पर और कुछ हवा में। तो क्वेश्चन नंबर 17 का करेक्ट आंसर क्या होगा? और क्वेश्चन को एक बार फिर से देखते हैं कि ईवीएस का एक पाठ खत्म हो जाए तो विषय यात्रा प्रस्तुत करता है कि किंतु यह विषय यातायात तक सीमित नहीं है, लेकिन इसका एक विस्तृत उदाहरण और अधिक रुचिकर परिपेक्ष है। निम्नलिखित में से इसका कौन सा एक अच्छा परिपेक्ष का उदाहरण है? तो क्वेश्चन नंबर 17 का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 17 का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 17 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कि विद्यार्थियों को हमारे देश के विभिन्न शहरों में विभिन्न वर्षों में पेट्रोल और डीजल जैसे ईंधनों की दर ज्ञात करनी चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? क्वेश्चन नंबर 18 है, ब्लूम की रूपांतरित वर्गीकृत क्वेश्चन नंबर 18 है, ब्लूम की रूपांतरित वर्गीकी के अनुसार संज्ञानात्मक प्रक्रिया का उच्चतम वर्ग है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए है समझ, ऑप्शन बी है अनुप्रयोग, ऑप्शन सी है सृजन और ऑप्शन नंबर डी है विश्लेषण। तो क्वेश्चन क्या दिया? क्वेश्चन दिया है कि ब्लूम की रूपांतरित वर्गीकी के अनुसार संज्ञानात्मक प्रक्रिया का उच्चतम वर्ग है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 18 का करेक्ट आंसर क्या होगा? आंसर बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 18 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सृजन। क्या होगा? सृजन। ब्लूम की रूपांतरित वर्गीकी के अनुसार संज्ञानात्मक प्रक्रिया का उच्चतम वर्ग सृजन है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है? क्वेश्चन नंबर 19 है, एक ईवीएस शिक्षक एक विशिष्ट कार्य पर विद्यार्थियों का आकलन करने के लिए उपयोग किए जाने वाले मापदंडों के व्यापक समूह का उपयोग करता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए है पोर्टफोलियो के द्वारा, ऑप्शन बी है उपाख्यात्मक रिकॉर्ड के द्वारा, ऑप्शन सी है रूब्रिक के द्वारा और ऑप्शन नंबर डी है संचयी रिकॉर्ड के द्वारा। तो क्वेश्चन नंबर 19 का करेक्ट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन को एक बार फिर से देखते हैं कि एक ईवीएस शिक्षक एक विशिष्ट कार्य पर विद्यार्थियों का आकलन करने के लिए उपयोग किए गए मापदंडों के व्यापक समूह का उपयोग करता है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का करेक्ट आंसर क्या होगा?
तो क्वेश्चन नंबर 19 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रूब्रिक के द्वारा। किसके द्वारा? रूब्रिक के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है? क्वेश्चन नंबर 20 है, आयशा एक कक्षा 5 की ईवीएस की शिक्षिका है। अपने विद्यार्थियों से ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के विभिन्न प्रकार के घरों में उनमें प्रयोग की गई सामग्री के प्रकार के आधार पर अंतर स्पष्ट करने को कहती है। इस क्रियाकलाप में कौन से कौशलों को प्रोत्साहित किया गया है? तो क्वेश्चन नंबर 20 का करेक्ट आंसर क्या होगा? आंसर बताइए। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर डी, अवलोकन, वर्गीकरण, निष्कर्ष निकालना और संप्रेषण करना। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है? क्वेश्चन नंबर 21 क्या है? क्वेश्चन नंबर 21 है, ईवीएस के शिक्षण अधिगम का वह उपागम जो संप्रति और प्रक्रिया उपागम दोनों का उपयोग करता है, वह है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 21 का करेक्ट आंसर बताइए। ऑप्शन नंबर ए है सहयोगात्मक उपागम, ऑप्शन नंबर बी है समकालिक उपागम, ऑप्शन नंबर सी है क्रियाकलाप उपागम और ऑप्शन नंबर डी है व्याख्यान संघ प्रदर्शन। तो क्वेश्चन नंबर 21 का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 21 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समाकलित उपागम। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, समाकलित उपागम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है? क्वेश्चन नंबर 22 है, रमा अपने विद्यार्थियों को बीजों के अंकुरण पाठ के शिक्षण की योजना बनाती है। वह विभिन्न बीजों को छूकर अपने बच्चों को उन्हें महसूस कराती है, तब वह बीजों को पहचानने तथा उनका नाम बताने को कहती है। वह शिक्षण की किस विधि का उपयोग कर रही है? तो क्वेश्चन नंबर 22 का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए है समस्या समाधान, ऑप्शन बी है सहयोगात्मक अधिगम, ऑप्शन सी है प्रदर्शन और ऑप्शन नंबर डी है व्याख्यान। तो क्वेश्चन नंबर 22 का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 22 का करेक्ट आंसर क्या होगा? आंसर बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 22 का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 22 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रदर्शन। प्रदर्शन के माध्यम से वह शिक्षिका बच्चों को बीजों के बारे में पहचान करा रही है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है? क्वेश्चन नंबर 23 है, टीना एक ईवीएस शिक्षिका विद्यार्थियों के आकलन में रिपोर्ट करने के लिए जांच सूची का प्रयोग के लाभ को बता रही है। निम्नलिखित में से टीना का कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए है जांच सूची का प्रयोग करना आसान है, ऑप्शन बी है जांच सूची के विस्तृत रिकॉर्ड की आवश्यकता है, ऑप्शन नंबर सी है जांच सूचियां छात्रों की उपलब्धियों का विवरण रखती हैं और ऑप्शन नंबर डी है उच्च कक्षाओं में भेजने के लिए जांच सूचियों की व्याख्या करना आसान है। तो क्वेश्चन नंबर 23 का करेक्ट आंसर क्या होगा? आंसर बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 23 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर डी की उच्च कक्षाओं में भेजने के लिए जांच सूचियों की व्याख्या करना आसान है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है? क्वेश्चन नंबर 24 है, यात्रा का विषय पढ़ाते समय निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण संवादात्मक शिक्षण का है? क्वेश्चन नंबर 24 है, यात्रा का विषय पढ़ाते समय निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण संवादात्मक शिक्षण का है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए है विद्यार्थियों में यात्रा से संबंधित चित्र एकत्र करने के लिए कहना, ऑप्शन बी है विद्यार्थियों में आपस में यात्रा पर प्रदर्शन करने के लिए कहना, ऑप्शन सी है यात्रा और टिकटों के प्रकार पर शिक्षिका के द्वारा डिजिटल प्रस्तुतिकरण करना। ये ऑप्शन तो गलत हो जाएगा। डी ऑप्शन है शिक्षिका द्वारा विद्यार्थी डी ऑप्शन है शिक्षिका तथा विद्यार्थी मिलकर सुनते हैं तथा यात्रा संबंधित अपने अनुभवों को संदर्भ में प्रतिक्रिया देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 24 का करेक्ट आंसर क्या होगा? आंसर बताइए।
तो क्वेश्चन नंबर 24 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शिक्षिका तथा विद्यार्थियां। क्वेश्चन नंबर 24 का करेक्ट आंसर हो जाएगा शिक्षिका तथा विद्यार्थी मिलकर सुनते हैं तथा यात्रा संबंधित अपने अनुभवों के संदर्भ में प्रतिक्रिया देते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 क्या है। क्वेश्चन नंबर 25 क्या है? क्वेश्चन नंबर 25 है, मिली एक 6 वर्षीय बालिका है, अपनी चीजें जैसे कि क्ले डो, किताबें, वर्कशीट, रंग इत्यादि किसी के साथ साझा नहीं करती है। उसकी अध्यापिका को मिली को शामिल करके किसी भी सहयोजक क्रियाकलाप का आयोजन करने में समस्या का समाधान करना पड़ता है। तो मिली की अध्यापिका के रूप में आप क्या करेंगी? तो क्वेश्चन को एक बार फिर से देखते हैं कि मिली क्या है। मिली एक 6 वर्षीय बालिका है, अपनी चीजें जैसे है क्ले डो, किताबें, वर्कशीट, रंग इत्यादि वह किसी के साथ साझा नहीं करती है। उसकी अध्यापिका को मिली को शामिल करने में सह संयोजक क्रियाकलाप का आयोजन करने में समस्या का सामना करना पड़ता है। तो इसमें कोई अगर आप अध्यापिका हैं तो इसमें आप कौन से, ठीक है, मिली की अध्यापिका के रूप में आप क्या करेंगी? तो क्वेश्चन नंबर 25 का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए है, मिली को समझाएं कि वह अपनी वस्तुएं चीजों से साझा करे। ऑप्शन बी है, अन्य सभी छात्रों को समझाएं कि मिली के स्वतात्मक व्यवहार के साथ समायोजन करें। ऑप्शन सी है, उसके अभिभावकों को विद्यालय में बुलाकर उसके व्यवहार के बारे में चर्चा करें। और ऑप्शन नंबर डी है, मिली के व्यवहार के सामाजिकरण को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न समूह कार्य संचालन करें। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 25 का करेक्ट आंसर क्या होगा? आंसर बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 25, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मिली के व्यवहार के समाजीकरण को बढ़ाने के लिए विभिन्न समूह कार्य का संचालन करेंगी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। तो आज की क्लास को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। आज की क्लास में हमने CTET EVS का प्रैक्टिस सेट नंबर 24 को कंप्लीट किया है। इससे पहले मैंने आपको 23 प्रैक्टिस सेट करा दिए हैं। अगर आपने हमारी क्लास नहीं देखी है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट एग्जाम ओनली पर जाकर वहाँ सभी क्लासेस को देख सकते हैं। क्लास अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।